सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। तमाम सियासी जमातें इस वक्त हमें पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करती, इलेक्शन की तैयारी करती और इलेक्शन जीतने के लिए मनसूबाबंदी करती नजर आ रही हैं। लेकिन एक सियासी जमात ऐसी है जिसने मनसूबाबंदी की है इन इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने की। और ये मनसूबाबंदी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं की गई बल्कि अमेरिका में भी अपने नेटवर्क को फाल किया गया। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका में भी भारी सरमायाकारी के जरिए आने वाले इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस मनसूबे पर काम भी शुरू कर दिया और उनका ये मनसूबा बेनकाब भी हो चुका है। और ऐसे ऐसे बहुशुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि हैरत हो रही है कि एक सियासी जमात आखिर इस तरह से क्यों कर रही है और पाकिस्तान के इमेज को इस वक्त नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। अब इस जमात के सरबरा पर इस वक्त 5 केसेस हैं और पांचों ही बड़े संगीन नौयत के हैं। लेकिन बयानिया कुछ इस तरह का बनाया जा रहा है कि शायद ये कोई 200 के करीब केसेस हैं और सारे के सारे कानून और आइन के खिलाफ बनाए गए हैं। अब अमेरिका में क्या किया जा रहा है, वहां पर माजी में भी हमने देखा था कि इस मजमूम मकसद को हासिल करने के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदादें जमा करवाई गई और इसराइल भारत नवाज रुकन कांग्रेस की तरफ से ये करारदादें जमा हुई, जो कि अपने अंदर एक सवालिया निशान है। बहुत सारे हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर पिछले चंद महीनों में आर्टिकल्स भी देखे जो कि छपते रहे हैं और उसमें फिर जो पाकिस्तान में जो हक़ाइक़ हैं उनको तोड़ मरोड़ कर बयान करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के वाक़ये को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में बड़े बड़े सरमायाकार इस वक्त जो कि ओवरसीज़ रुकन है दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी सरगर्म अमल हैं। पूरी ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर इंसानी हुकूक के इदारों के ज़रिए वहाँ पर सिफारती सतह पर कुछ इस तरह का मामला किया जाए कि आने वाले इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को और इनके साबिक चेयरमैन को कुछ रिलीफ मिल सके और इलेक्शन में ये एज जमात हिस्सा ले सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इदारों के हाथ ये सबूत लग चुके हैं और ये मनसूबा भी माजी की तरह मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश किसी भी तौर कामयाब साबित होने नहीं जा रही है। अब इस पर जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है, चूँकि कुछ जमातों में हमने देखा कि 100 तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनके लिए पाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप हमारी तरफ आ जाएं तो हम मुस्तकबिल में आपको रिलीफ भी दिलवा सकते हैं और आपके लिए मदद भी फराम कर सकते हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल आगे बढ़ने जा रही है और इलेक्शन 8 फरवरी के किस हद तक मुतनाज़े इस पूरी सूरत हाल में हो सकते हैं, उसके नताइज पर फिर कौन कौन एतराज़ करेगा। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। राना एहसान अफजल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। सरबरा तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी हमारे साथ मौजूद होगी। तो राना एहसान साहब, ये अब मनसूबा तो ये बेनकाब हो गया, इदारों के हाथ ये सबूत भी लग चुके हैं। अमेरिका में भी एक कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह पाकिस्तानी इदारों पर दबाव डलवा कर ये जो 5 संगीन नौयत के केसेस हैं इनमें भी रिलीफ दिलवाया जाए। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद ऐसी कोई कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो गलती जो पीटीआई ने की वो यही की कि जब आप झूठ की बुनियाद के ऊपर सियासत करते हैं और आप प्रोपेगेंडा करते हैं तो वो जो लकीर के जहां स्टेट की सिक्योरिटी उसकी इंटेग्रिटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो लाइन भी क्रॉस कर ली। क्योंकि जब आपने आलमी साजिश साइफर को खेल के इस्तेमाल किया और एक फेक प्रोपेगेंडा बनाया, तो दर हकीकत आप जब अमेरिकन कंस्पिरेसी की बात कर रहे हैं तो उसमें तो फिर सारे अदारे भी शामिल होते हैं, उसमें सारी जमातें भी शामिल होती हैं। तो ये ऐसे संगीन इल्ज़ामात थे जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी और इसी चीज़ों को आगे लेके जाना, मीर जाफर मीर सादिक के नारे, एक पोलराइजेशन का माहौल बनाना, एक नफरत के बीज बोना आवाम के अंदर, उनको गुमराह करना, तो उसके नताइज भी बड़े संगीन हैं। देखें, कैपिटल हिल के ऊपर जब हमला किया गया तो 1000 केसेस बनाए गए लोगों के ऊपर और उन 1000 केसेस में से 350 लोगों को सजाएं हो गई, किसी को 10 साल, किसी को कुछ इससे भी ज्यादा। तो यहाँ पाकिस्तान में बड़ा अभी अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ इदारों को चाहिए है जो तहकीकात कर रहे हैं इस मामले में और जो जुडिशरी में केसेस हैं उनको अपनी जो एंड है उस तक पहुंचाएं और जो हकायक हैं वो लोगों के सामने आए ताकि ये प्रोपेगेंडा कमर तोड़े। क्योंकि आज भी यही जो जमात का जो एक कह ले एजेंडा है या मिशन है
वो आज भी नहीं रुका कि वो अवाम को हकायक बताएं या वो माजरत करें 9 मई के ऊपर। आज भी वो ये कहते हैं कि ये तो लंदन प्लान था, आज भी वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत थी, इम्पोर्टेड अमेरिकन कंस्पिरेसी थी। तो आज भी वो उसी तर्ज पे चल रहे हैं कि जिससे रियासत से टक्कर होगी, पोलराइजेशन की सियासत होगी, जिससे नफरत के बीज फैलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये मुल्की सियासी माहौल के लिए ये कोई खुशाइन बात नहीं है और इसका नुकसान फिर पीटीआई उठा रही है। और राना साहब, इसमें ज़ाहिर है कि बहुत से ऐसे सियासतदानों का भी फिर नुकसान हो रहा है जो कि शायद इस पूरी मनसूबाबंदी में शामिल ना हो, लेकिन ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, चूँकि हर जगह अच्छे बुरे लोग शामिल होते हैं। तो अब उनके इमेज को भी, उनकी सियासत को भी इस पूरी सूरत हाल में नुकसान हो रहा है और ज़ाहिर है कि आने वाले इलेक्शन पर भी फिर इसका असर पड़ेगा और उनकी मुस्तकबिल की सियासत पर भी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जो प्लानिंग थी, ये कोई इनर सर्कल था और फिर कुछ लोगों को हदायत दी गई और अवाम जिसको इश्तियाल डलवाया गया उन्होंने रिएक्ट किया। तो इसमें सब तो नहीं शामिल थे इसकी प्लानिंग के अंदर, तो उनको, लेकिन जब वो आज भी मुंसलिक अपने आप को करते हैं पीटीआई के नैरेटिव के साथ, तो फिर वो भी नुकसान उठाते हैं। और देखिए, अगर ये हकायक होते कि अमेरिकन कंस्पिरेसी थी, अगर ये सच होती, फिर तो हम सबको उसके खिलाफ जो है वो चलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये एक प्रोपोगेंडा था और एक इसको टूल को इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह किया गया, तो इसलिए ये खतरनाक है और हमें इसे रोकना है। तो जो लोग आज भी उस जमात का परचम लेके खड़े हैं, इसका मतलब है कि वो उसके जाली नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि वो एक तरीके से गुमराही और नफरत की सियासत। ठीक है, तो अब्दुल्ला साहब, ये जो डॉक्यूमेंट था साइफर का, इसको तो लहराते हुए हमें बताया गया कि ये वो अमरीकी साजिश है, ये वो अमरीकी मुदाखलत है जिसके ज़रिए हमारी हुकूमत को गिराने की, हटाने की कोशिश की जा रही है। और अब हम ये देख रहे हैं कि उसी अमेरिका से वहीं के इदारों में, वहीं के सिफारतकारों के ज़रिए दबाव डलवा कर रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिर है कि ये सब अब आया भी हो चुका है। अब ये जो इस वक्त स्ट्रेटजी है, इसको अब सियासी इस्तिलाह में क्या हम कहें, आप बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरबाब साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की राना साहब ने। और जहाँ तक ताल्लुक है कि स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। फैंटन और आर्लुक नाम की एक फर्म है जिनको हम लॉबिंग फर्म कहते हैं, उनके साथ जो है $25,000 फी महीना उन्होंने तय किया है। उनको बाकायदा वो फी महीना जो है वो पैसे उनको दिए गए हैं। और उसका मकसद जो है वो क्या है, मकसद समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मकसद जो है वो लॉबिंग क्या होती है अमेरिका के अंदर। लॉबिंग का मकसद ये होता है कि आप अपना नैरेटिव जो है वो वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ के स्टेट्समैन जो हैं उन तक आप बात पहुँचाते हैं, और वो पैसे की बुनियाद के ऊपर, रिश्वत की बुनियाद पर आपकी हर जायज़ नाजायज़ जो चीज़ है उसको सामने लेके आते हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मतलब यह है कि गुड रिलेशनशिप विद यूएस, यानी कि वो जो साइफर का बयानिया जो आपने उस टाइम पे जोशे खिताबत के अंदर तो बता दिया, लेकिन उसके हकायक जो थे वो कुछ और थे, और फिर वो साइफर आपके गले पड़ गया। और अमेरिका जो है वो आपके जो है वो जाहिर है उनको इस बात का बहुत मलाल था। उसके बाद डोनाल्ड लूज से मुलाकातें हुई, खुफिया मुलाकातें हुई, छुप छुप के मुलाकातें हुई। फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो है गवर्नर जो उस टाइम पे उनके थे, उनके कमरे में जाके मुलाकातें हुई। उनके कमरे के साथ मुल्हिका कमरे में कौन लोग थे, कौन बैठे थे, वो कौन सी पीटीआई की क़यादत थी, ये सारी बातें हमें मालूम है, ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी तंजीम जिसका जो लॉबिंग फर्म है उसका नाम है पेरिया कंसल्टेंट्स, और पेरिया कंसल्टेंट जो है $8,333 जो है वो फी महीना जो है उन्होंने उनके साथ तय किया है। इसका काम यह है कि एक्सपर्ट एडवाइस ऑन यूएस रिलेशनशिप। अब क्लाइंट का साथ, यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस किसकी लेनी है, पीटीआई क्लाइंट है इसके अंदर, क्लाइंट के साथ यूएस के रिलेशनशिप के ऊपर जो है उनकी एडवाइस जो है वो उसको उस नैरेटिव को बिल्ड करने में। अब इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि राना साहब ने ये बात कही कि लंदन प्लान, तो राना साहब जो है वो लंदन प्लान बिल्कुल सही कहा। अगर पीटीआई कह रही है लंदन प्लान तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन वो लंदन प्लान बना गोल्डस्मिथ के घर के अंदर।
वो गोल्डस्मिथ का घर, वो यहूदी वही लोग जो रैग गोल्डस्मिथ के साथ खड़े थे। रैग गोल्डस्मिथ कौन है? गोल्डस्मिथ का बेटा। और गोल्डस्मिथ का बेटा जो है और जमाइमा का जो भाई है वो बाकायदा मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है बरतानिया के अंदर। और उसके मद्दे मुकाबिल कौन है? मोहम्मद सादिक। सादिक कौन है? जो पाकिस्तानी निजाद है। लेकिन खान साहब जो है वो जाके रैक गोल्डस्मिथ के बाकायदा जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर खड़े होते हैं और कहते हैं रैक गोल्डस्मिथ को, एक यहूदी को आप वोट दें एक मुसलमान के मुकाबले में। और फिर जीतता कौन है? अल्लाह ताला मोहम्मद सादिक को जो है वो जिता देता है। ये है वो लंदन प्लान। अब आप आ जाएं कि अमेरिकी प्लान का हिसाब से। अमेरिका का तो प्लान है बिल्कुल वाज़े। अभी इन्होंने बोला कि जी उसके अंदर 10-10 साल सजाएं हुई। भाई 10 नहीं, 18-18 साल सजा हुई, 12 साल सजा हुई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब हमें ये देखना है इस सारे सिलसिले के अंदर कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें अंदलीब अब्बास की बात को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाई। उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि ये मतन लिखें, मतन भी बताया, उसके अंदर ईमेल एड्रेस भी बताया, उसके अंदर तरीकाकार और अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराने का सारा सिलसिला बता के उन्होंने कहा कि आप यूनाइटेड नेशन में और आलमी जो इदारे जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, आप उनके ऊपर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कंप्लेन करें। और फिर इसमें पेश रही शिरीन मज़ारी साहिबा जो पीटीआई की जो है वजीर अमूर थी, इसके इंसानी हकूक के अमूर की वो वजीर थी, वो इसमें पेश रही। ये क्या हो रहा था, किसकी ईमा पे हो रहा था, क्यों हो रहा था? फिर अब और आगे पीछे चले जाएं। आपको याद होगा कि बाकायदा वैन्स हायर की, बड़ी बड़ी गाड़ियां हायर की जिनके ऊपर स्क्रीनें लगाई गई और पाकिस्तान के मुतल्लिक इंतहाई मकरूह किस्म की जो चीजें थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो कि बिल्कुल प्रोपगेट की गई थी, जो कि बिल्कुल मनफी थी, झूठ थी, उनको जो है वो वहां जाके बाकायदा व्हाइट हाउस के सामने दिखाया गया। बकिंगम पैलेस जो बरतानिया के अंदर बादशाह का महल है उसके सामने ले जाया गया, उसको सड़कों के ऊपर ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? क्या कश्मीर के लिए भी ऐसी कोई भारत के हवाले से जो उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की, क्या ऐसी कोई कैंपेन पीटीआई ने चलाई? 1184 लोग वो जो कि बाकायदा 830 मिलियन पाकिस्तान का खा गए केपी हुकूमत के अंदर, जो 25,000 रुपया तनख्वाह लिया करते थे हर आदमी, उसमें से कुछ लोगों को ज्यादा भी मिलता था। वो जो थे वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, पीटीआई का सोशल मीडिया टीम थी। ये वो एजेंडा है, ये है वो ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये जो पाकिस्तान में जी अच्छा चले मुकम्मल बड़ा अहम है ये सुनना। जी। अब इसी लंदन प्लान के अंदर वो जो आदिल राजा जैसे भगोड़े थे, जो हैदर मेहदी जैसे जो गद्दार थे, वो जो है वो जाके गैर मुल्कों में जाके मकरू एजेंडा जो है पेश करते रहे, लोगों को ये कहते रहे कि जनाब इदारों के अंदर लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। और उन्होंने हद ये है कि डीजीसी जो पाकिस्तान फौज के एक अहम तरीन हमारे अफसर हैं, फखरे पाकिस्तान है फैसल नसीर साहब, उनके मुतल्लिक मकरू एजेंडा बताया गया, उनके घरों का पता बताया गया कि जो कि झूठे थे, और उन लोगों ने जाके उन घरों को आग लगाया। अब आप मुझे बताएं, ये जो है ये तो टीटीपी किया करती थी, ये पीटीआई ने कब से करना शुरू कर दिया? जीएचक्यू पे हमला करना, कायदे आजम का घर जलाना, एमएम आलम का जहाज जलाना, आईएसआई के दफ्तरों के ऊपर हमला करना, और इसी तरीके से शोहदा की बेतौकीरी करना, उनको ये कौन करता था? फिर 14 अगस्त के ऊपर एक मजमूम मुहिम चलाई गई। 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तानी झंडों को जो है वो तदफीन करते हुए दिखाया गया। ये किसने किया? ये कौन लोग थे? अब आपको पता चला कि ये कौन सा एजेंडा चल रहा है। अब ये जो नया इन्होंने जो है पेंतरा बदला है, ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले या तो बायकॉट कर दें या इलेक्शन के बाद बायकॉट करें, क्योंकि मकसद पाकिस्तान के अंदर सालमियत और इस्तेकाम नहीं बल्कि इंतशार और जो एक एजिटेशन की सियासत है उसको फरोग देना है। और वो जेल में बैठे देसी घी के अंदर मुर्गे फ्राई होके खाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदलिया में रिपोर्ट पेश की गई है।
अदलिया जो है वो जिस तरीके से कभी गुट्टू सी यू कहती है, कभी जो है वो उनको अब्दुल्ला साहब, ये इस एंगल की तरफ भी हम आते हैं कि अब ये 9 मई से पहले भी ये सब चल रहा था, 9 मई को भी हुए, अब कोई 7-8 माह हो चुके हैं, तो अभी तक ये केसेस का कोई फैसला है, कोई मंतकी अंजाम तक ये पहुंचते क्यों नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जो पूरा इस मुहिम में पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो बैनुल-अक़वामी फर्म्स को हायर किया जा रहा हो और अपना बयानिया पहुंचाया जा रहा हो अमरीकी सफारत खानों तक और उनकी इंसानी हुकूक की तंजीमों तक, ये पैसा, ये लाखों डॉलर्स, ये कौन लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है फिर? हाँ, इनका ये वो लोग हैं, अब मैं इनको क्या बोलूं, वो फिर मजहबी बात आ जाएगी। वो एजाज साहब कौन है, वो उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से पीछे चिन्योट के वो जो जगह जो है वो चिनाब नगर के साथ, वहां कहां से वो बिलोंग करते हैं। मैं अभी क्या मेरे मुंह से मैं वो बातें नहीं करना चाहता। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। फिर उन लोगों को, आपको याद है, एक ऐसा ही इंसान था जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ था, उसको बकायदा छोड़ा गया। और उसके बाद जब उन्होंने जुलाई 2019 में कश्मीर का सौदा करने से पहले जब अमेरिका यात्रा हुई, तो उसके अंदर बकायदा उन्होंने उठा के जो है वो उस आदमी को 15 दिन पहले रिलीज कर दिया और वो जाके उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। ये वो तमाम बातें। अब पैसा इनके पास वही है। वो जो गोल्ड स्मिथ है, वो क्या रॉथस्चाइल्ड जो फैमिली है, जो दुनिया के अमीर तरीन खानदान समझा जाता है, वो पैसा तो वहां से आ रहा है। सोशल मीडिया पे जितनी कैंपेन चली उसके अंदर मुझे ये बताए ना, मेजर गौरव ने क्या कहा कि इनको पैसे दिए जाए, पीटीआई के लोगों को पैसा दो, क्योंकि ये वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो भारत करोड़ों रुपया लगा के, अरबों डॉलर लगा के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सका। ये उन लोगों के इस्तेमाल किया जाए, ये मेरा नहीं कहना। ये मेजर गौरव जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, वो रोजाना बैठ के ये बात करता है। फिर 65% जो दरमियान में ट्रोलिंग हुई, जो 65% मीडिया के ऊपर जो आया, वो भारत और जो भारतीय निजात लोग बरतानिया में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, वहां से आया। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अब मसला ये है कि ये सारे लोग जो है पैसा जिस तरीके से आ रहा है, और फिर आपने पैसा की बात की, ये जो 14 मई को इलेक्शन होने थे, उससे पहले जो 3.25 अरब रुपया जो है रमान पार्क में आया, वो कहां गया? मुझे उसका जवाब दे दें कोई। क्या वो बैंक में जमा कराया गया? क्या टिकटों का उस टाइम पे तो सिर्फ मुंह दिखाई का जो है वो आपको पता है 1 मिनट का 1 करोड़ रुपया था। तो ये तो उन दिनों की बात है। पेट्रोल बम किसने मारे? ये सारी चीजें। अब आप जब इन लोगों को, जैसे राणा साहब ने फरमाया कि सजा नहीं देंगे जब तक कि आप इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो नित नई रोजाना एक मन घड़त बात जो है वो सामने आएगी, एक ऐसी स्टोरी जिसका कोई हकीकत से जो है दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपकी सजा का तरीका कार क्या होगा? जरा पाकिस्तान का झंडा उतार के अपनी पार्टी का पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। अब मैं जरा राणा साहब से भी पूछूं, राणा साहब, अब ये सजा का तरीका कार क्या होगा? पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई बाहर निकलता है, वो आईपीपी ज्वाइन करता है या वो परवेज खटक साहब के ग्रुप में चला जाता है, तो उस पर से सारे चार्जेस खत्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल फिर वो साफ सुथरा कहलाता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अगर कोई रहता है तो ये सारे चार्जेस उस पर लागू होते हैं। तो फिर ये इस तरीके कार को भी खत्म करना चाहिए और फिर बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए इस पूरे मामले का। देखिए, डेफिनेटली जो तो इन्वॉल्व है प्लानिंग में, अबेटमेंट में या एग्जीक्यूशन में 9 मई के वाकयात, वो चाहे जिस मर्जी जमात में चला जाए और उसके खिलाफ अगर केसेस हैं तो उसको परसू करना चाहिए और सजाएं तो अदालतों ने देनी है। मैंने आपको कैपिटल हिल का बताया था, वो भी इसी नौयत का हमला था। उधर अदालतों ने सजाएं दे दी, वो ड्रैग ऑन नहीं हुआ। और उसके साथ साथ देखें, यहाँ भी पाकिस्तान ने भी जो मिलिट्री ने अपना इंटरनल उन्होंने एहतसाब का जो मैकेनिज्म है वो भी उन्होंने मुकम्मल कर लिया। जो लोग कोताही करते हुए पाए गए थे उनको सस्पेंड कर दिया या जिस भी डिग्री की सजा दी, तो वहाँ फिर हमें अकाउंटेबिलिटी नजर आती है। तो अदालतें जो हैं, ये उनके लिए भी इम्तिहान है कि हमारी अदालतों की जो रैंकिंग है वो बॉटम 10 में है। तो शायद यही वजह है कि अदालतें जो हैं वो इतना ड्रैग कर देती हैं हर मामले को। अब तक 9 मई को गुजरे काफी अरसा हो चुका है, तो आगे आने वाले टाइम में हर बंदा जो इन्वॉल्व है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं और विदाउट यानी कि एनी कोई कह लें कि कोई डाउट नहीं है कि वो 9 मई की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, अबेटमेंट में मुलव्वस था, फिर उसको सजा मिलनी चाहिए अदालतों के थ्रू। बाकी जो नहीं था,
जो नहीं था, और उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर एक जमात जो है वो अपना नैरेटिव नहीं तब्दील करती, वो आज भी उसी नैरेटिव पे चलती है जो नफरत की आग लगाता है, तो उसको भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो इस एजेंडे पे चले। पाकिस्तान को आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। जिस तरह के मिलिट्री आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो कभी भी नहीं अचीव हो सकते अगर यहाँ पोलराइजेशन की सियासत को फरोग मिला। वो कभी भी नहीं अचीव हो सकते अगर ये मुल्क डिवाइडेड रहा। इधर की आवाम जो है उसको अब देखें, वो आपने सुना होगा कि पता नहीं केपीके में एक बाप ने बेटे को मार दिया क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे। ये कल्चर कहां से आया है? ये नफरत कहां से आई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है राना साहब, जरा रुकिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तमाम सियासी जमातें अब अवाम में जा चुकी हैं, अपने अपने मंशूर से मुतालिक इस वक्त अवाम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे पर संगीन इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अब सिर्फ 10 रोज़ का वक्त बाकी बचा है 8 फरवरी के इंतखाबात में। पोलिंग डे से पहले इस वक्त तमाम सियासी जमातें हमें आवाम में नजर आ रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, वो फिर MQM, ये जमातें इस्लामी और दीगर जमातें, मौलाना फजल रहमान, सब इस वक्त आवाम में और अपने अपने मंशूर और अपने अपने वादे इस वक्त आवाम के सामने रख रहे हैं। सुहाने ख्वाब इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, तनख्वाहें डबल करने की बात हो रही है। कई तरह के कार्ड्स ऐसे हैं कि जो कि इमदादी कार्ड्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तर्ज के किसान कार्ड और हारी कार्ड और कौन कौन से कार्ड्स लाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी है उसमें इतनी गुंजाइश है कि ये सारे के सारे वादे पूरे किए जा सकें? पाकिस्तान को आगे IMF प्रोग्राम में भी जाना है, एक और अभी इंस्टॉलमेंट मिलनी है, उसके बाद अगला प्रोग्राम, चूंकि अगले 6 माह में पाकिस्तान को कोई 25 अरब डॉलर्स की पेमेंट्स करनी है, तो फिर इतने बड़े बड़े वादे किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं और कितने ये काबिल अमल हैं? और जो एक दूसरे पर तनकीद इस वक्त की जा रही है, अभी हमने 6-8 माह पहले बड़ी तमाम सियासी जमातों को एक साथ हुकूमत में बैठे देखा और अब उन्हीं सियासी जमातों से मुतालिक ऐसे ऐसे इंकशाफात और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि 6 माह पहले ये लोग एक साथ हुकूमत में थे। तो इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। राना एहसान अफजल साहब, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी तो इस वक्त ये बयानियाँ बना रहे हैं इन दिनों इलेक्शन कैंपेन में कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसकी असल वजह, असल जड़ मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज है। अगर ये 3 बारियाँ इनको ना मिली होती तो पाकिस्तान बिल्कुल सेट रहा होता, फल फूल रहा होता। और 6 माह में वो तमाम मसाइल हल करने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री, तनख्वाहें डबल, ये जो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपको काबिल अमल नजर आ रहा है? देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो भी 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है और वो भी इस काविश में है कि 4थी दफ़ा वो हुकूमत करे। बहरहाल देखें, रिलीफ का तो आप जितना मर्जी बड़ा अंबार लगा दें, बात ये कि वो आपने लाना कैसे, रिलीफ देनी कैसे, जहां आपका मुल्क जो है उसका एक जो फिस्कल डेफिसिट की सूरत हाल है, जो मैक्रो इकोनॉमिक साइड के ऊपर जो इंस्टेबिलिटी है, तो हमारा जो मंशूर आया है वो कोई झूठे वादे नहीं है, वो बड़ा एक अचीवेबल टारगेट्स हमने रखे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमने $2000 पे पर कैपिटा इनकम को ले जाना है, या हमने जो ग्रोथ रेट है वो 2025 में 4% पे GDP की ग्रोथ रेट रखी है, 2026 तक हमने उसको 4% की रखनी है, 2026 में 5%, और फिर उससे आगे हम इसको 6% पे लेके जाएंगे, तो ये एक रीजनेबल टारगेट है। इसी तरह हम इन्फ्लेशन को समझते हैं कि हम सिंगल डिजिट में 2025 तक लेके आएंगे। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट का कहा है कि हम 1.5% के ऊपर उसको टारगेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। हमने टैक्स टू GDP को 13.5% बढ़ाना है। तो यहाँ से वो स्पेस हम निकाल रहे हैं कि जहां हम आवाम को रिलीफ दें, लेकिन हमने फ्री बिजली की अनाउंसमेंट नहीं की। जहां तक पीपल्स पार्टी का दावा है फ्री बिजली पे, मेरा बड़ा इस पे सिंपल कैलकुलेशन है कि 300 यूनिट से नीचे वो कहते हैं हम सोलर पैनल के जरिए फ्री बिजली देंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि एक तो 60 से 65 सार्फिन जो हैं घरेलू, वो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। कितने आपको सोलर पैनल चाहिए और उसके लिए डॉलर कितने दरकार हैं? जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक बोगस और एक ब्लफ है और एक झूठा वादा है जो पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि जितने डॉलर चाहिए उतने हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और अगर देखें, बात ये पीपल्स पार्टी हमें किसी
हमारे जो है जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि आप नारोवाल का जो है लाड़काना से कंपैरिजन करके बता दें। आप कराची को तो पानी नहीं दे सके, यहाँ आप पानी की बात करते हैं, तो आप किसी लेवल पे अगर कंपेयर कर लें पंजाब का सिंध के साथ और उनकी 15 साल हुकूमत का हमारी 10 साल हुकूमत के साथ, तो आपको हर लेवल पे, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तो कहीं कोई जो है वो कंपैरिजन नहीं बनता। तो राना साहब, ये कंपैरिजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह करती है और फिर ये वादे किस तरह काबिल अमल होंगे? ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो लगा दिया गया, एक वादा कर लिया गया। मेरीन अनवर राजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरीन साहबा, ये 300 यूनिट फ्री बिजली बिलावल साहब ने ऐलान तो कर दिया, आपके जो मंशूर का डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये सामने आ गया, रिटन फॉर्म में भी आ गया। अब ये कैसे पूरा होगा, कितना वक्त लगेगा? देखिए, मेरे अभी भाई, मैं पूरा तो नहीं सुन सकी, हमारे मुस्लिम लीग नवाज के भाई, उन्होंने बड़ी टेक्निकलिटी, ये बता वो बता, डॉलर पे ये और वो। जब एक लीडर ने अनाउंसमेंट की है तो उसने जाहिर है पूरी मीटिंग करके सोच समझ के अनाउंसमेंट की है ना। अनाउंसमेंट 8 तारीख तक तो नहीं है ना, इसके बाद भी तो उन्होंने अवाम को कोई जवाब देना है ना। तो इस तरह की बातें फ्रिवलेस करना कि ये हो गया वो हो गया, ये नहीं कर सकेंगे। मुझे ये बताइए कि मैं आपको अपनी जाती बात बताती हूँ कि मैं NA51 से मरी कहूटा कोटली सतियां और कलर से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आज भी वहाँ पे कॉलेज नहीं है, यूनियन काउंसिल के अंदर 5वीं तक स्कूल हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। DHUs हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। अफसोस की बात है कि गैस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अप्रूव करवाई थी, कुछ जगह वो लगी है और बाकी जब इनकी हुकूमत आई इन्होंने रोक दी। क्या बातें कर रहे हैं, ये बातें क्या कर रहे हैं? अल्लाह के बंदो, खुदारा मैं कहती हूँ आम गरीब आवाम के बारे में सोचें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 10 नकाती एजेंडा जो बिलावल साहब ने दिया है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जो हमने अपनी हुकूमत में करना है, तो आप देखें कि ये जो गुर्बत का मेयार है और ये जो गुर्बत का, ये कहाँ से कहाँ जाएगा। अच्छा मेरीन साहब, आप लोग भी रिलीफ देने की बात कर रहे हैं आवाम को, और ये भी मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ तरीके से रिलीफ ही देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप लोग पिछले दिनों साथ थे, कोई 16 माह आप लोगों ने साथ गुजारे, अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक, इनमें से कितने इक़दाम पर संजीदगी के साथ गौर हुआ, इनिशिएटिव लिए गए, इन पर काम करना शुरू किया? जरा उस जब दोनों जमातें साथ थी उस वक्त कितना काम किया आप लोगों ने? देखिए, उस वक्त तो क्या काम करेंगे, इमरान खान जो है वो जो काम करके चला गया था उसको ही सीधा करते करते 15 महीने इनके निकल गए। वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नजरियाती जो कारकुन है, जाहिर है एक मजबूरी के तहत इस कोलिशन में हमें आना पड़ा, जो सिर्फ हुकूमत PDM का हम हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थे, और जो मिनिस्ट्रीज हमें मिली हैं जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री, उसका हिसाब हमने दे दिया और हम उसको मजीद देने के लिए तैयार हैं। और जहां तक आपने कहा कि इन बातों पे हमने कितना सोचा, तो जब तक हुकूमत नहीं मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे बिलावल, तो ये इस एजेंडे पे काम नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नवाज 4 दफा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इनके, तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने कहाँ तक मुल्क की तरक्की की है। आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जिस हल्के का हो, उस हल्के में यानी उस हल्के के अंदर आज भी लोग रो रहे हो और पानी औरतें सर पे भर के ला रही हों, तो खुदा के लिए मैं सिर्फ ये अपील करना चाहती हूँ मुस्लिम लीग नवाज से कि खुदारा आप भी पीपल्स पार्टी को वोट दे दें ताकि आवाम की कोई तो बेहतरी हो सके। अच्छा चलें, अब ये इस पर तो राना एहसान साहब अपना जवाब खुद देंगे, लेकिन जब भी आप लोग इनसे इनके दौर का सवाल पूछते हैं तो फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 अदवार अपने सिंध में मुकम्मल किए, फिर सवाल आपसे ये होता है कि फिर जरा लाड़काना का मुकाबला नारोवाल से करें, या जरा सिंध के किसी एक सूबे एक इलाके या शहर का मवाजना आप जरा पंजाब के इनके 10 साल दौर से करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने एहसन इकबाल साहब हमारे लिए बड़े इज्जत की जगह है। देखिए, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बने हुए हैं इस वक्त, गम्बट में चले जाएं, पूरे पंजाब से वहां जाके इलाज हो रहा है। अभी देखे ना आप, अगर देख लें वो जो वहां पे कहते थे थर में आज जो डेवलपमेंट है वो भी आप देख लें। एक दिन आप चलें, एहसान साहब को भी ले लें, आप भी चलें और चल के ना चलें, बातों में क्या करना है, ऑन ग्राउंड चलते हैं, चल के वहाँ का मुआवजा कर लें, आप वीडियो बना लें। देखिए, प्रोग्राम्स के लिए तो मामला ठीक है कि जी मैंने प्रोग्राम किया, आपने प्रोग्राम किया, मैंने उसको बुरा कहा, उसने उसको बुरा कहा, आए ना आके चल के देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कौन कितना पानी में है। मेरीन साहब, जो सिंध में 76 लाख बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 15 साल मुकम्मल करके चौथा टेन्योर यहाँ डिमांड कर रही है, तो इस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए।
जी, किस पे रोशनी डालूं? सिंध में इस वक्त 76 लाख बच्चा ऐसा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता, वो तालीम हासिल कर ही नहीं रहा है। बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा ही अफसोसनाक है। और मैं ये भी आपको कहती चलूं कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं है जो दूध की नहरें करवा देगी। जो चीजें रह गई हैं उसको पूरा होना चाहिए, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। इसके लिए जो मुंतखब होकर हुकूमत आती है उसको सर पैर धड़ की बाजी लगानी चाहिए। और पीपल्स पार्टी करती रही है। मुझे ये बताइए, जो पीपल्स पार्टी का एनएफसी के अंदर जो हिस्सा था, क्या वो उसको मिला? क्या पीपल्स पार्टी को सिंध में जो एनएफसी का हिस्सा था, जो आज आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर एनएफसी में इसको मुकम्मल हिस्सा मिल जाता तो क्या ये मामला ज्यादा बेहतर ना हो मौका जाते? दीजिएगा मैनी साहब। राणा साहब कह रहे हैं कि जी, राणा साहब कुछ कह रहे थे आप। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट का एक सर्वे होता है, उसको PSLM का सर्वे कहते हैं। वो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक किया जाता है। उसमें पंजाब में कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मिडिल डेवलप्ड भी जो है वो नहीं है, सारी एक हाई डेवलप्ड के वो उसमें आती हैं। और ये एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, हर लिहाज से सारे शोबों को कवर करता है। उसमें सिंध जो है, आज भी सिंध में लो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये तो एक मैं फैक्ट की बात रख। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि वहाँ मरी में कोई कॉलेज नहीं है, तो ये भी गलत है। मरी के अंदर जो है गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज है। ये अभी मैं दरमियान में ये मैं कर रहा था उस तहसील के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन मरी है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स है। तो ये कहना कि एक उस तहसील के अंदर जो है वो कॉलेज नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। 20 स्कूल्स हैं जिनको हमने अपने बार में अपग्रेड किया, जो मिडिल थे उनको हाई किया। तो देखें, बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है 15 साल उसकी हुकूमत सिंध में रही है। और आपको मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप हर एंगल से आप कंपेयर करें उसकी पंजाब की 10 साल हुकूमत से। ये जो PSLM है, इसका मैंने आपको जो है वो दिया, एग्जाम्पल दी, उसके सर्वे के मुताबिक पंजाब कई गुना आगे है हर लिहाज से। तो ये यहाँ बिल्कुल टीवी के ऊपर आप कहें कि मरी में कोई स्कूल नहीं है या स्कूल मिडिल तक है, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। मरी में कॉलेज भी है, स्कूल भी है, और इंशाल्लाह ताला अगर हमें मौका मिला हम उनको और बेहतर करेंगे और स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश। ठीक है, तो अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जरा ये एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी सूरत में, जो कि 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में, 10 साल मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब में, ये लाड़काना वर्सेस नारोवाल, ये कराची वर्सेस लाहौर, आपकी नज़र में? देखिए जी, मेरी नज़र क्या है, आप खुद जाके देख लें, बेहतर यही है। अभी कल परसों रात की बात है, इमरान खान साहब का प्रोग्राम आ रहा था दुनिया न्यूज़ के ऊपर। उसके अंदर बताया गया कि लाड़काना के अंदर वो जो सेम नाला और वो जो नक्काशी के लिए बनाया गया, वो रोड से तकरीबन 10 फुट ऊपर है। ये वीडियो देखी है ना, मतलब मैं तो अपना तो बता नहीं रहा। और वो 10 फुट ऊपर है और गटर खुले हुए हैं जिसमें रोजाना लोग जो है, गटर के ढकने ही नहीं है पूरे। जो मैं अभी सिंध होके आया, जो वाहिद सड़क जो थी, जो सिंध जो लाड़काना से सखर की जानिब थी, वो टूटी हुई थी। 105 किलोमीटर टोटल टूटी हुई सड़क के ऊपर मैं खुद होके आया हूँ। ये अभी 1 महीना पहले की बात है। दूसरी बात यह है कि वो हम जो थरपारकर की बात की, तो तकरीबन 4200 बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि उनको खाना नहीं मिला, बीमारी की वजह से वो वहां मर गए। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये जो WHO की रिपोर्ट है। फिर जो पागल कुत्तों ने वहां तकरीबन 102 लोगों को काट के मौत के घाट उतार दिया, ये भी सिंध के अंदर हुआ। जो कराची का सफाई का आलम है, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में कुछ बोलना जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है टैंकर माफिया का, तो इस टाइम पे 2026 में लाहौर में पानी के टैंकर जो है वो चलने लगेंगे। और जो पंजाब के अंदर भी जो हालात हैं वो मतलब कोई मखदूश ही है, उनको आप अच्छा नहीं कह सकते। तीसरी तरफ जो है कि ये एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशी, मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको गौर से देखें कि अभी बिलावल साहब ने मनाजरे का चैलेंज दे दिया और शहबाज शरीफ साहब ने उनका जो है वो चैलेंज है, ये जब वो वजीर आजम थे और ये वजीर अपना खारजा थे, उस टाइम पे दोनों भाइयों ने आपस में, दोनों भतीजे और चाचा ने आपस में एक दूसरे को मनाजरा क्यों नहीं कर लिया? उस टाइम पे शीरो शक्कर थे। और फिर अभी मैं हैरान हो गया ये बात सुन के, बल्कि मुझे परेशानी भी हो गई कि PDM का हिस्सा ही नहीं थे।
अच्छा हिस्सा ही नहीं थे तो फिर हुकूमत कैसे कर रहे थे? फिर अरबाब जहांगीर साहब को किसी ने वजीर क्यों नहीं बना दिया? अगर वो हुकूमत में नहीं थे तो मैं जैसे मुझे क्यों नहीं बना दिया वजीर? अच्छा, तो फिर इसका मतलब है अब्दुल्ला साहब जब ये उस हुकूमत का हिस्सा थे इत्तेहादी के तौर पर, तो एक बयान बिलावल साहब का इस वक्त मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ये कहा था कि हमें भी सिंध में आप जैसा लीडर चाहिए, आप आए सिंध में, आप कराची आए और आपको वो करें। उस टाइम पे देखे ना, बात ये है कि ये जब अपने बारी आती है, और फिर अभी ये जो बिजली के यूनिट्स की फ्री करने की, अब ये सारी जो इवन मुस्लिम लीग ने भी जो अपना मंशूर पेश किया है, आप ये मुझे बता दें कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ आप उस प्रोग्राम से हट के तो बात कर नहीं सकते, और अगर वो प्रोग्राम से हट के बात नहीं कर सकते तो फिर आपके पास कौन सा इख्तियार है कि आप उसको वायलेट करेंगे? इसका मतलब है आप उस मुआहदे को वायलेट करेंगे, क्योंकि उसमें किसी को फ्री खाते का कोई सिलसिला नहीं है। और अगर आप वायलेट करेंगे तो आपका IMF का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो जैसे आपने कहा कि 25 बिलियन की हमने जो डेट सर्विसिंग करनी है, जिसकी पहली किस्त मार्च में और दूसरी जो है वो सितंबर में देनी है, वो आप कैसे देंगे? 19.2 आपने मार्च में देनी है और उसके बाद आपने जो है वो सितंबर में दूसरी देनी है। फिर आपने जो ये सारी बातें जो इस टाइम पे देखे ना, जब आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो वो शायरी में करते हैं, बहुत शायराना अंदाज होता है, लेकिन जब आप हुकूमत करते हैं तो आप उसको नसर में करते हैं, वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि नहीं जी हमने तो ये ऐसा नहीं कहा। अब आप देख लेंगे आपको फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार मिल जाएगा। जो भी मरकज में हुकूमत बनाएगा, ये बाकी पार्टियां जो हैं ये सारी फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगी, क्योंकि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। मैं आपकी मदद सिंध में करूंगा, सिंध वाले आप मेरी यहां मदद करें, बलोचिस्तान में हम मुश्तरका हुकूमत बना लेंगे, वहां कुछ और हो जाएगा, फिर सेनेट में ये ले दे के मामला चल जाएंगे। ये ठीक है, हमने अब्दुल्ला साहब ये बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। तो राना साहब ये जो अभी जो अगले 6 माह में पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, आप देखें कि अभी निगरान वजीर आजम ने खत लिखा है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को कि $2 अरब के कर्ज को रोल ओवर किया जाए। अभी UAE ने कर्ज रोल ओवर किया है, तो हम इस तरह रोल ओवर्स पर चल रहे हैं और उसमें फिर इतने बड़े बड़े ऐलानात मंशूर में क्या काबिल अमल हैं, जिस तरह अभी अब्दुल्ला साहब ने भी रोशनी डाली है इस पर? देखिए, हमने तो आपको रास्ता बताया। हम समझते हैं कि IT के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, उसका मुकम्मल रोड मैप दिया कि किस तरीके से IT की एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो रास्ता है वो एग्रीकल्चर है, जहां आप जिद्दत ला के आप थोड़े टाइम के अंदर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और आप अपना डॉलर्स जो है उसकी बचत पैदा कर सकते हैं। तो हमने जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि ये ऐसे टारगेट्स हैं जो अचीवेबल हैं और ख्याली पुलाव जो है हमने मंशूर के अंदर नहीं पेश किया। तो बिल्कुल हमें इदराक है कि पाकिस्तान रोल ओवर्स पे चल रहा है। पाकिस्तान अपना जो डेट है उसको हर साल रिन्यू करता है। अगर कोई पे बैक भी हो जाए तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट में नया उससे बढ़ के कर्जा लिया जाता है। और हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को 1.5% ऑफ GDP के अंदर क्लिप करने की बात की है। तो इन सब चीजों का जो करंट हालात हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, इसी सिचुएशन को हम बेहतर करेंगे और यहाँ ना सिर्फ हम फिस्कल स्पेस पैदा करेंगे जिसकी वजह से महंगाई कम होगी, हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारे चैलेंजेस हैं। हम समझते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज प्राइवेटाइजेशन जो लॉस मेकिंग है उनकी प्राइवेटाइजेशन बड़ी लाजिम है, बड़ी अहम है, और अगर हम वो कर लेंगे तो हमारी जो खसारे हैं उनमें कमी आएगी और यही स्पेस हम अवाम के सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पूरा प्लान है जो आपने बता दिया है। नून लीग का आप देखते हैं कि 8 फरवरी को अवाम किस पर एतमाद करते हैं और कौन सी बड़ी जमात के तौर पर 8 फरवरी के बाद सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, राना एहसान अफजल साहब, मेरीन अनवर राजा साहबा प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।